डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक तकरार जारी, बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर किया पलटवार। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस को देश की महिलाओं पर भरोसा नहीं। प्रियंका बोली, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने लगाई हुंकार, मैराथन चुनावी रैली में भाजपा के जनाधार को दे रहे हैं नई धार। ममता सरकार पर किया सीधा हमला। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में सीएम सोरेन ने की टीएमसी के पक्ष में जनसभा, बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने और सत्ता के लिए जहर घोलने का लगाया आरोप। ईरान ने 24 घंटे के भीतर हॉर्मुज़ को किया फिर बंद, अमेरिका को बताया समुद्री लुटेरा। ट्रंप बोले, ईरान से हर हाल में यूरेनियम लेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संविधान में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयकों पर लगातार 2 दिन चर्चा के बाद लोकसभा से पास नहीं हो सका बिल। लोकसभा में सरकार संविधान का 131वां संशोधन बिल लाई थी, सरकार इसे पास नहीं करा पाई। ये 54 वोट से गिर गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के मंच से उनकी महिला सांसद की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या महिलाएं इस्तेमाल का विषय हैं? ये कैसी भाषा है? जिस देश की नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और माँ है, उसे इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं जो 2023 में पास हुआ था और जिसमें परिसीमन का जिक्र है। लेकिन कांग्रेस के दोहरे रवैये को देखिए, वे ये भी कहते हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया के लिए किए गए वादों और इंतजामों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बना सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर लगा ये काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। ये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को सीटें देने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक था। इसका विरोध करने का क्या कारण हो सकता है? ये देश के लिए एक काला दिन था। We are saying very, very clearly, and we will say this from every platform, we will say this in every state, not just the Congress party, but every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। They said they were trying to pass a bill for women's representation, but hidden behind that bill was a diabolical idea. They wanted to weaken the South Indian states, weaken the northeastern states and weaken smaller states. मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है। लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं
कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर पुरुलिया जिले की आदिवासी बहुल काशीपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 2026 के बंगाल चुनाव में आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन का काशीपुर दौरा अहम माना जा रहा है। उन्होंने काशीपुर में टीएमसी रैली में बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने और सत्ता के लिए जहर घोलने का आरोप लगाया है। आज यहाँ यह डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाया, अगड़ा पिछड़ा को लड़वाया, अब देश को बांटने में लगा हुआ है। कल ही का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा काला अध्याय बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर कल का दिन में यह प्रयास हो जाता तो यह देश फिर बच नहीं पाता। पश्चिम बंगाल के माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और ममता सरकार पर हमला किया। भारत को भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त हुआ था, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके। बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया, याद करना, जिस धरती ने भारत को संस्कृति, सभ्यता और भारत की आजादी के लिए एक गौरवशाली परंपरा दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, सुने। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर बिहार के, उत्तर बंगाल के कोच बिहार जनपद के अंदर आप सभी से संवाद बनाने और इस माटी को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को
जिसने भारत की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के बलिदान की एक नई परंपरा खड़ी की है, ऐसी पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से भारत की आस्था, भारत की लोक कला, संस्कृति और लोक गीतों की वीरों के शौर्य और परिश्रमी अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में संभल जिला प्रशासन ने 2 गांवों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरक्षित श्रेणी की ग्राम सभा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं बनी। तहसील संभल के ग्राम बिछौली में गाटा संख्या 1240 जो खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित है और गाटा संख्या 1242 जो पशुचर भूमि है पर अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह बना दिए गए थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को बेदखली का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटवा दिए। वहीं ग्राम मुबारकपुर बंद में ग्राम सभा की गाटा संख्या 623 और 630 पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण मिला। शिकायत पर जांच के बाद प्रशासन ने संबंधित पक्षों को खुद निर्माण हटाने का मौका दिया। मुतवल्ली नुसरत अली समेत अन्य लोगों ने संसाधनों की कमी बताते हुए प्रशासन से मदद मांगी। इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटा दिए गए। दोनों गांवों में मिलाकर करीब 1.1 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पूरी कार्रवाई धारा 67 राजस्व अभिलेखों और न्यायालयों के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने साफ किया कि ग्राम सभा, पशुचर, खेल मैदान, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में पहले पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। डीएम ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हर कार्रवाई 3 महीने की तय समय सीमा में पूरी की जाती है और 30 दिन का अपील समय भी दिया जाता है। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा 4 धाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पूजा और बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 19 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय की गई हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे सभी यात्री, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और सकुशल हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए मैं लगातार स्वयं जितनी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की मैं स्वयं लगातार समीक्षा करता हूं। जैसे ही यात्रा 2025 की समाप्त हुई, उसके बाद लगातार अनेक बैठकें करके, अनेक समीक्षाएं करके यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग को देखते हुए भी गए कि सड़क में कहीं काम होना है, कहीं पैच वर्क होने, गड्ढे हैं या सड़क खराब है, उसको ठीक करना है। अन्य व्यवस्थाएं, चूंकि पिछले वर्ष आपदा काफी रही, आपदा के बाद नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम कितना हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा सच में ये भगवान की प्राप्ति का एक बड़ा मार्ग है। जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी और जो यात्रा का संयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे मुझे कि मैं दूसरी बार आया हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे
मुझे ध्यान है 2021 में 4 जुलाई 2021 को मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया और जब से लेकर तब से लेकर अब तक जितनी बार आप लोगों ने मुझे यात्रा के संबंध में यहाँ बुलाया होगा या आपने सूचना दी होगी, मैंने एक बार भी नागा नहीं किया है। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में है और 6 काउंटर आईएसबीटी में खुले हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी पीपी नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। एसडीएम ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यात्रा के दौरान कई डगामर वाहन संचालित होते हैं, इनको रोकने के उपाय किए जाएं। इस पर आरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों की उसी दिन की टोल पर्ची होगी, उनका ही ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का बिहार में औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से माउस क्लिक कर इस अभियान की शुरुआत की और राज्यवासियों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना विकास की योजनाओं के लिए बेहद अहम आधार प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जिससे भविष्य की नीतियों, योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिलती है। इस बार की जनगणना तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक होगी, क्योंकि पहली बार पूरा डेटा डिजिटल तरीके से एकत्र किया जाएगा। साथ ही 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक लोगों को स्वगणना यानी सेल्फ एक्यूमुलेशन की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के समय मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी ममता चौधरी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। पटना से सोनपुर जाने के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कई विधायक, विधान परिषद पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे पूरे कार्यक्रम को खासा राजनीतिक और सामाजिक महत्व मिला। ईरान ने फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया है। इसे शुक्रवार को खोला गया था, लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी और समुद्री डकैती का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर फिर से रोक लगा दी है। वहीं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शांति समझौता होने तक अमेरिकी घेराबंदी जारी रहेगी। इसी के जवाब में ईरान ने ये कदम उठाया है। ईरान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब फिर से पुरानी स्थिति यानी सख्त सैन्य नियंत्रण में वापस आ गया है। ईरान ने फैसला अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की लगातार की जा रही घेराबंदी के जवाब में लिया है। तेहरान ने पहले इस जलमार्ग को फिर से खोलने की घोषणा की थी। ईरान ने कहा था कि अमेरिका से बातचीत के बाद उसने भरोसे में आकर कुछ तेल और माल ले जाने वाले जहाज़ों को गुजरने दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपने वादे नहीं निभाए और नाकेबंदी के वाहन जहाज़ों के साथ सख्ती की। ईरान ने कहा कि यह सीज़फायर डील का उल्लंघन है, इसलिए अब हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह सेना के कंट्रोल में होगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक वह हॉर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने नहीं देगा। अमेरिका ने हॉर्मुज़ से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तब तक ये जारी रहेगा। This will be a great and brilliant
day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पहले इस छूट को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्र के रास्ते रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की छूट फिर से बहाल कर दी है, जो लगभग 1 महीने के लिए वैध है। ये निर्णय वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। ये फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात नया लाइसेंस जारी कर बताया कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल को खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले ये छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी लेन देन को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले का मकसद वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।